तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जू ने ली जियांग को मार दिया था और साथ में इस दौरान जो स्वर्ड सेजेस के दो एल्डर्स थे ऊपर में बैठे हुए, उसमें मिडिल एज मैन पूछ रहे थे तुम इसके बारे में बात कर रहे थे। जस बात सुन करके ओल्ड मैन भी कहते हाँ, एग्जॉल्टेड वन अब आके। और वो बताते हैं फिर ओल्ड मैन कि इसका नाम जोकिंग है। ये कोई बंदा है, चैन एर्नी उसके साथ काम कर रहा था। बाद में हमें पता चला इसका बड़ा भाई है। और उस मैटर में वो जो निदर स्पिरिट से रिलेटेड है, वहाँ पर एक लड़की भी थी जो कि चर्च ऑफ डिपार्चर की है और वो भी यहाँ पर आई हुई है। उसका नाम किंग क्यू है, मतलब आ रही है रास्ते में। तो ओल्ड जो ये मिडिल एज मैन थे ना, ये सुन करके बोलते यार कि ये निदर स्पिरिट उस दौरान क्रेजी भी हो गई थी। मतलब मेरे हिसाब से निदर स्पिरिट उन तीनों को सबसे ज़्यादा नफरत करते, इवन हम लोगों से भी। फिर मिडिल एज मैन बोलते देखो, अगर हम निदर स्पिरिट को बौखलाहट नहीं दिला पाए तो सोल सर्च नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे से नहीं हुआ तो हम इन तीनों को बुलाएंगे। और ये जू सही बंदा है, इसका टेम्परामेंट बहुत सही है, अच्छा पोटेंशियल है इसके अंदर स्वर्ड सेज बनने का। और इस बार का हमारा टेस्ट थोड़ा अलग होना चाहिए, थोड़ा खूनी होना चाहिए, क्योंकि एरा अलग है। हमें भेड़ियों के बच्चे चाहिए, पालतू कुत्ते नहीं। तो फिलहाल इनका डिस्कशन हो जाता है और मिडिल एज मैन फिर यहाँ से निकल जाते हैं और ओल्ड मैन यहीं पर बैठे हुए थे। इस दौरान 7 दिन गुजर जाते हैं और वो अपने पुराने रूटीन पे जा चुका था। वो ऑल्टर के पास जाता जहाँ पर वो ओल्ड मैन लेक्चर देते थे सब्जियों के बारे में और प्लांट्स पेल वगैरह के बारे में, और ये सुनता। और अब से कोई इन 7 दिनों में इसको कोई भी डुअल के लिए चैलेंज तो नहीं करता है। तो जो दूसरा बंदा बन चुका था जिससे कोई फाइट नहीं करता था, पहला आपको मालूम है, वो जैंग शेगुन करके जो है। और उस दौरान मतलब दूर से इसकी नज़र जैंग शेगुन पे पड़ती है, मतलब देख तो नहीं पाता अच्छे से, लेकिन एक ऑरा फील करता है कि नहीं ये बंदा स्ट्रांग तो है। इधर ये अपना जो वैस्कुलर सिस्टम था पौधों का, उसके बारे में स्टडी कर रहा था। इसके लिए नया कॉन्सेप्ट था जो कि ओल्ड मैन ने अभी बताया था। इस मेथड से आप 80% एक्यूरेसी हासिल कर सकते हो। और एक नया शब्द और सीखता है ओल्ड मैन से के लेक्चर से, गॉडली प्लांट्स और वेजिटेशंस। क्योंकि इस शब्द के बारे में ना ग्रैंड मास्टर माई भाई की किताब में कुछ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इन पौधों के बारे में जानता था जरूर थोड़ा बहुत अपने रिसर्च के दौरान। जैसे कि वो लाइफ स्पैन फ्लावर था, उम्र बढ़ाने वाला पौधा जिसको कि ये ढूंढ रहा था, उसको भी गॉड स्पिरिट वीड की कैटेगरी में ही रखा जाता है। तो आज के दिन लगभग 7 से 8 लोग थे जो इनके लेक्चर सुन रहे थे। और ओल्ड मैन को फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़्यादा लोग सुन रहे या कम लोग, वो बस नॉलेज अपना शेयर करते रहते थे। बहुत साल पहले ये घूमते घूमते एक ऐसे जगह पहुंचे थे, मतलब जाते रहते थे और ज्ञान बांटते रहते थे। इवन रोक कल्टीवेटर्स के साथ भी कहीं भी पहुंच के, समझ लो कि फेनिक्स वाला जो लैंड है ना जहाँ जू पहले रहता था, वहां पर भी गए थे। और ये बता रहे थे कि देखो जो ये गॉडली प्लांट्स होते हैं ना, इस पर ये रिसर्च करते हैं गॉड से रिलेटेड। तो जू को इस समय टॉर्च लाइट का नाम याद आता है और बाइली वगैरह का, क्योंकि बाइली के पास एक स्पिरिचुअल प्लांट था और उसके साथ वो फ्यूज जब हो गया था तो उस समय उसके बॉडी से गॉडली फ्लक्चुएशंस आ रहे थे। तो जू पूरी तरह से समय ना पढ़ाई में घुसा हुआ था। फाइनली ओल्ड मैन का लेक्चर खत्म हो जाता है और आज के दिन जितने भी लोग यहाँ बैठे थे ना, 7-8 जो भी लोग, सभी की तरफ ये देखते हैं और बोलते हैं तो फिर मेरा जो लेक्चर सीरीज था वो आज खत्म हो गया। और जब तुम लोगों का डाउ फेल कमी और समझ में आ जाए ना, तो मेरे पास फिर से आना, फिर मैं तुम्हें एडवांस लेवल के इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। और हाँ, मैं शिष्य वगैरह एक्सेप्ट नहीं करता और मैं कोई सीक्रेट नहीं रखता हूँ, मैं सबको सेम पढ़ाता हूँ। ओल्ड मैन का इस दौरान नज़र ना जोकिंग के हाथ में वो जो कोडेक्स था किताब का, वो मेडिसिनल कोडेक्स जो इसे ग्रैंड मास्टर भाई ने दिया था, उस पर पड़ता है। सभी इस दौरान ओल्ड मैन को रेस्पेक्ट दिखाते हैं और जाने लगते हैं। 3 लोग थे जो थोड़ा मतलब बुरा फील कर रहे थे कि यार ओल्ड मैन अच्छा पढ़ा रहे थे। और ये ओल्ड मैन नॉर्मल भी नहीं थे, ये एक्सपर्ट सेज भी थे। और जू भी इन्हें रेस्पेक्ट दिखाता है, 3 बार से झुक के प्रणाम करता है और निकल लेता है। जब चले जाते हैं सभी लोग तो ओल्ड मैन के आसपास एक ऑरा फ्लक्चुएट होती है और एक इंसान बाहर निकल के आता है जिसका कल्टीवेशन नासेंट सोल लेवल का था। वो ओल्ड मैन को रेस्पेक्ट दिखाता है और एक सॉल्टेड फन, मैं आ चुका हूँ आपको ले जाने के लिए। ओल्ड मैन थोड़ी देर खड़े रहते हैं, जाने से पहले उस तरफ देख रहे थे जिधर जू किंग गया था। और फिर पूछते हैं कि ये बच्चा कहाँ से आया है। तो वो जो स्वॉर्ड से अभी आया था वो सरप्राइज हो जाता है, जेट स्लिप निकालता है और बताता है कि इस बंदे का नाम जू किंग है। ये 7 ब्लड आइज का है, इट्स ए कोलिशन से, और ये उनका हाफ डाओ चाइल्ड है। अभी इसने वो लीजियांग करके जो बंदा है उसे मारा था। ओल्डमैन कहते हैं 7 ब्लड आइज वही छोटा सेक्ट ना जो साउथ फिनिक्स से राइज किया था। तो ये वाला स्वॉर्ड से बोलता है जी। फिर ये बोलते हैं ओ इसीलिए इसके पास वो किताब है। देखो वो किताब के बारे में ये जानते थे, जूकिंग को जाने या ना जाने, क्योंकि बहुत समय पहले ओल्ड मैन साउथ फिनिक्स में गए हुए थे, वॉयलेट लैंड में, जहाँ पर इनकी मुलाकात एक छोटे बच्चे से होती है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा था। तो इन्होंने पूरा ज्ञान से दिया था और 60 साल शायद पहले की बात है। और ये किताब भी दिया था उस बच्चे को, और वो बच्चा कोई और नहीं था, वो थे ग्रैंड मास्टर पाई। और ये चाहते थे कि वो बच्चा इधर आए
मतलब इनलैंड्स में, बट वो बच्चा मना कर देता है क्योंकि उसे वॉयलेट लैंड को चेंज करना था। तो इस दौरान ओल्ड मैन काफ़ी दुखी भी होते हैं कि छोड़ो जो बीत गई वो बात गई। ज़ो इधर पूरा फ़ोकस हो चुका था कि हो गया भाई जो करना था, अब चढ़ना शुरू करते हैं इधर फ्लाइट पिलर के ऊपर। और ज़ो इस दौरान हैरान था कि कैप्टन कहाँ गायब हो गया है? तो पिलर की तरफ से बढ़ता है कि यार लंबे समय से ढूँढ रहा हूँ कैप्टन मिल तो नहीं रहे हैं, छोड़ो, मैं भाई अपना पिलर चढ़ता हूँ। अब लोगों का ध्यान भी ज़ोकिंग पर जाता है कि अब लगता है ये बंदा चढ़ने आ गया है, देखते हैं कितना ऊपर तक जाता है। पहले रूल्स वगैरह पढ़ लेता है कि पिलर्स पे चढ़ने के क्या रूल हैं। तो ऊपर में जब आप चढ़ते हो ना तो एक विल है घोस्ट एम्परर का, जो ये वेपन है उसका, इसको रैनकोरस विल कहते हैं। वो आप पर अटैक करता है। जो मरे हुए लोग हैं उनकी ऑरा उसके अंदर है और जितना ऊपर जाओगे उतना मतलब डेडली हो जाता है ये विल। हाँ, लेकिन अगर ये आप उन्हें एब्ज़ॉर्ब करते जाओगे तो वो रैनकोरस सोल में बन जाते हैं। बेसिकली ये वो लोग हैं जिन्हें घोस्ट एम्परर ने बहुत पहले मारा होगा। तो पूरा चीज़ पड़ उड़ के ज़ू अपना चढ़ना शुरू करता है। 120, 240, 390 मीटर तक पहुँच जाता है। 4 से 5 सांस के अंदर जो 600 मीटर के ऊपर जा चुका था और यहाँ आगे रुक जाता है। बहुत सारे विल इसके माइंड में एंटर कर चुके थे। तो जैसे ही वो ऑरा इसके माइंड में बनती है, इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ती है। इसका जो घोस्ट एम्परर की ऑरा थी ना, अब वो एक्टिव होती है और इस पूरे रैनकोरस सोल को ही निपटा देती है, ताकि वो जो विल था सोल में बन पाता उसके पहले ही। ज़ू अचंभित होता है कि घोस्ट एम्परर। तो वहाँ पर कुछ टोटम्स की कार्विंग थी, तो ज़ू उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर से घोस्ट फेस भी नजर आता है। अब ज़ू को भी पता नहीं था कि जब रैनकोरस सोल बनने की कोशिश करेगा तो घोस्ट एम्परर माउंटेन जो उसके अंदर है वो उसे निपटा देगा, क्योंकि नॉर्मल लोग इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो जो सोल बनता है उन्हें अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में उसे भेजना पड़ता है, मतलब अपने आप वो चला जाता है, उसके बाद ही वो ऊपर चढ़ सकते हैं। लेकिन ज़ू के केस में अलग था। सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जाने से पहले घोस्ट एम्परर माउंटेन उसे निपटा दे रहा था। हाँ, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो सोल उनके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जाता है, उन्हें भी फायदा होता है। तो ये रैनकोरस सोल जो बन रहा था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक चीख आती है अंदर से ज़ू के, और जो घोस्ट फेस था 600 मीटर की लाइन पे, वो भी अब शांत हो जाता है। और क्योंकि ज़ू ने वो रैनकोरस सोल को डिस्ट्रॉय किया था ना, तो डिवाइन विल जो थी पिलर की, इसे मानो रिवॉर्ड कर रही थी। लोग देख रहे थे कि ये बंदा 600 मीटर पे ही रुक गया, लेकिन कोई तभी बोलता है इस दौरान कि लगता है वो रैनकोरस सोल जो है ना, उसके तरीकों से धीरे-धीरे परिचित कर रहा है खुद को। कुछ लोग ये कहते हैं ऐसा तो नहीं, इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, मैजिकल टेक्निक्स तगड़े हैं, लेकिन इसका सोल वीक है। तभी एक बंदा बोलता है, नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं है, मैंने सुना है कि ज़ोकिंग के एक बड़े भाई भी हैं, चेन एर्नियो, वो बहुत सुंदर एंड डैशिंग इंसान है। लोग उन्हें नंबर 1 फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं इट्स कोलिशन का। ज़ोकिंग से भी बहुत ऊपर है। और उनके शिक्षण में मतलब वो ज़ू को ज्ञान देते हैं। ऐसा कमजोरी तो ज़ू के पास हो ही नहीं सकता। ज़ू इधर थोड़ा ऊपर समय लेता है। पनिश वनिश तो करता नहीं, क्योंकि इसने रैनकोरस सोल को डिस्ट्रॉय किया था, तो ये समझ जाता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है। और इसका घोस्ट एम्परर धीरे-धीरे जो भी सोल बनने की कोशिश करता, उसे डिस्ट्रॉय करते जाता। 1200 मीटर ये चढ़ चुका था। 1200 मीटर पे दूसरा रैनकोरस सोल बनता है, बनने लगता है, लेकिन फिर से इसका जो घोस्ट एम्परर माउंटेन है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। थोड़ी देर वेट करता है और उसका जो घोस्ट एम्परर माउंटेन था वो वाइब्रेट कर रहा था। देखता है ना कि घोस्ट एम्परर माउंटेन जो था उसका, उसके ऊपर जो चेहरा बन रहा था ये ज़ू के जैसा था। और चढ़ते-चढ़ते 1800 पे चढ़ जाता है। फिर से एक रैनकोरस सोल बनता है और फिर से घोस्ट माउंटेन सप्रेस कर देता है। और ज़ू बढ़ते जाता है, 3000 मीटर तक पहुँच जाता है और ऊपर जाने लगता है। और फ़ील करता है ना, इसका घोस्ट एम्परर जो माउंटेन है ना, उसके हाथ में मानो कुछ तो है, एक स्टाफ के जैसा, जो कि बनते जा रहा है। भीड़ चिल्ला रही थी कि यार ये बंदा, कुछ लोग बोल रहे थे ये ज़ू बस लकी है, अमीर फैमिली से है, इसके पास कुछ ट्रिक्स है, तो घोस्ट एम्परर सोल वगैरह का प्रेशर इसके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, मतलब वो रैनकोरस सोल का। बट तभी एक बंदा बोलता है, नहीं मैंने सुना है कि वो बस्ती में पला पड़ा है। तो दूसरा बंदा बोलता है, अरे तुमने विश्वास कर लिया, ये लोग तो ऐसी कहानी बनाते हैं ना ताकि फिर इनका स्ट्रगल बहुत अच्छा दिखे। लेकिन इस दौरान तो वो पता नहीं, वो बंदा बहुत वफादार है। एक आवाज़ आती है, उसने तो एक बार ऐसा भी बोला था कि वो अपने बड़े भाई के लिए मर भी सकता है, वो बहुत रिस्पेक्ट करता है अपने बड़े भाई चेन एर्नियो की। दूसरा बंदा बोलता है, हमें क्या करना उससे। देखते ही ये बंदा कितना ऊपर तक जाता है। ज़ू इधर सोचता है, यार हो गया आज का कोटा, क्योंकि इसको अब ये फील हो रहा था कि अब इसको ज़्यादा रैनकोरस सोल एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके घोस्ट माउंटेन पर ना कुछ क्रैक्स आ गए थे, उसको रिकवर करने के लिए समय लगेगा। ये कूदने ही वाला था पिलर से, मतलब उतरने ही वाला था, तभी ये हैरान हो जाता है। एक क्लाउड सा बनने लगता है, बादल सा, 9000 मीटर लंबा था और गॉडलीनेस का उसके अंदर फ्लक्चुएशन था। और उसके ऊपर में एक बंदा दिखता है लाल कपड़ों के साथ, और ये कोई और नहीं, ये लड़की थी वो लाल कपड़ों वाली। और ज़ू इसे पहचान लेता है, क्योंकि इसने इस लड़की के बारे में लिखा हुआ था ना, लाल कपड़ों वाली लड़की, मतलब जो कि इसके हिट लिस्ट में थी। और लड़की का भी ध्यान ज़ू पर जा चुका था। मास्क उसने लगा के रखा था, तो उसको रिएक्शन ज़्यादा नहीं देती है, लेकिन वो जान गई थी ये बंदा कौन है। जान गई थी मतलब ये वही बंदा है शायद, ये घोस्ट हैंड मैड डॉग जो नाम रखा था ना इसके स्पिरिट ने। वो बोलती है, अरे ये तो घोस्ट हैंड है, यानी कि मैड डॉग भी यहाँ पर आया होगा, मतलब पागल कुत्ता। ज़ू को घोस्ट हैंड इसलिए बोलती थी क्योंकि ज़ू का जो हाथ था वो गायब हो जाता था, राइट हैंड वाला, अगर आपको याद हो। तो ज़ू जब पिलर से उतरने लगता है ना, तो एक और चमकती है लाइट बीम की,
उतनी औरा देख कर के लोग बोलते हैं यार खतरनाक। इस दौरान एक बंदा फिर से बोलता है, अरे ऑब्वियसली भाई चेनर न्यू का छोटा भाई है। एक नया नाम भी है इसे देने लगे, इसे जू शान न्यू कहना चाहिए, क्योंकि जू जब उतर रहा था ना सुप्रीम लाइट पिलर और ज्यादा चमकने लगता है। वो बेसिकली जू का रिवॉर्ड था। जू ज्यादा सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि देखो अगर आप रैनकोरस वेल को डिस्ट्रॉय करते हो तो जो नीदर लाइट पिलर है वो अपने डिवाइन विल से आपको रिवॉर्ड देती है। तो क्योंकि जू ने सोल रैनकोरस सोल को क्रश किया था, तो जू इसके लिए तैयार था। इसको 70 बैटल स्पिरिट सिंबल्स मिलते हैं। इस दौरान एक मिडिल एज मैन को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा निराश होता है, क्योंकि उसने बस 40 के आसपास कलेक्ट किया था और वो 16 पिलर ऑफ लाइट निकलती जू की तरफ पड़ती और ये उसके हाथ में हथेली पे इकट्ठा हो जाती है। बेसिकली गोल्ड मेटल एनर्जी था। ये था कि देखो यार नीदर लाइट पिलर वाले कोई टेक्निक नहीं देते थे आपको, बस एनर्जी फॉर्म में देते थे जो भी देते थे। और अगर ऊपर गए तो शायद आपको कुछ पुरानी टेक्निक मिल सकती है, मतलब 3000 मीटर के भी और ऊपर गए थे। लेकिन फिर भी जू अभी काफी कुछ था भाई, कुछ नहीं के बदले में बहुत कुछ मिल रहा था। तो जब वापस आने लगता तो ये गूंगे से बात करता, तो गोल्ड मेटल एनर्जी ये बेच सकता है ना। तो गूंगे को बोलता देखो कौन कौन इंटरेस्टेड है, और गूंगा तुरंत ही जुगाड़ भी कर देता है कौन कौन ले सकता है। और तो फिलहाल इधर बैठ जाता है अपना कल्टीवेशन में लग जाता है। घोस्ट टेम्पलर माउंटेन की और भी बढ़ चुकी थी, उनके हाथ में एक स्टाफ भी दिखने लगा था कुछ। तो भाई रिकवर भी करना था, वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था उसे बचाना भी था। इस दौरान 10 दिन ऐसे गुजर जाते हैं, साथ में थोड़ा बहुत गोल्ड मेटल एनर्जी का इस्तेमाल अपने सरिया पे भी करता है, उससे भी अपग्रेड करने के लिए। इधर जू के बारे में अलग चर्चा चल रहे थे कि भाई 70 बैटर स्पिरिट सिंबल्स हैं उसके पास, इसलिए उसको रिवॉर्ड भी अच्छा मिला था। लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, तो बैटल स्पिरिट आपको एनलाइटनमेंट के थ्रू हासिल होता है। इधर कोई एक और गोल्ड कोर कल्टिवेटर था जो कि 4500 मीटर तक चढ़ जाता है, तो उसे 20 लाइट्स मिलती है। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन इन्हें मिल रहा था कि फिर उसके पास 60 बैटल स्पिरिट भी थे और वो बंदा बाद में एक स्वर्ड सेज बना था। इधर 10वें दिन जो अपना कल्टीवेशन है जिसमें भी था, और उधर वो लड़की जो थी ना वो अब चढ़ना शुरू कर दी थी इधर लाइट पिलर। तो बहुतों का ध्यान जाता है क्योंकि इस लड़की का भी स्टेटस काफ़ी हाई था ना, चर्च ऑफ डिपार्चर की होली डॉटर थी वो, नाम था किंग क्यू। बहुत जल्दी जल्दी चढ़ रही थी, पहले दिन ही 3000 के पार चली जाती है और 4500 मीटर तक पहुंच जाती है। तो पहला रैंकिंग हो जाता है इसका फिलहाल। उसके बाद वो नीचे उतर जाती है, 2 रिवॉर्ड्स उसे मिलते हैं। बहुत सारे डिसाइपल्स थे जो कि अपने बैटल पावर को जानबूझ के छिपा के रख रहे थे। धीरे धीरे वो भी बाहर आना शुरू करते हैं। 7 से 8 लोग ऐसे थे जो कि 3000 मीटर के ऊपर जा चुके थे। 3 छोटे सेट से थे, बाकी बड़े सेट जैसे चर्च ऑफ डिपार्चर, 8 सेट कोलिशन और सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी के थे। चर्च ऑफ डिपार्चर से एक और बंदा था, यंग मैन था। और 8 सेट कोलिशन से भाई हैरानी की बात थी कि सीमा रू थी, यानी वो हाउस ऑफ ग्रू हंटर वाली, जो कि कल्टीवेशन में थी बहुत लंबे समय से और फाइनली अब बाहर आ चुकी थी। और एक स्मॉल सेट का बंदा था जो कि 17 साल का होगा, 4200 मीटर चढ़ा था। किंग क्यू से बस थोड़ा ही नीचे था। इस दौरान किंग क्यू को भी कोई सरपास कर जाता है, एक मिडिल एज कल्टीवेटर था एक छोटे सेट से। कुछ खास नहीं दिखता था, ज़्यादातर टाइम भीड़ में बात करते रहता था और जू के बारे में बहुत कुछ बताता था कि वो एल्डर ब्रदर चेन एरन्यू के कितना करीब हैं। और ज़्यादातर लोग सुनते रहते थे और हंसते रहते थे। लेकिन कुछ लोग हंसते भी थे ना कि यार तू बस बकवास की बातें ज़्यादा करता है, लेकिन जब इसे चढ़ते हुए देखते तो हैरान हो जाते हैं। ये बंदा 5700 मीटर चढ़ के रुकता है फिर, और लोगों को लगता है ये मिडिल एज मैन है, लेकिन रूल के हिसाब से तो 25 साल के ऊपर वालों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। अब किंग क्यों देखती है कि उसे कोई सरपास कर गया है, तो दूसरी बार वो चढ़ना शुरू करती है और वो 5400 मीटर के ऊपर चली जाती है। इधर जू पूरी तरह से इस दौरान घोस्ट टेम्पलर को रिफाइन कर चुका था अपने जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस में थे। वो जो क्रैक्स वगैरह आए थे वो गायब हो चुके थे, और जो घोस्ट टेम्पलर की ऑरा दिखती थी माउंटेन फॉर्म में वो और तगड़ी हो चुकी थी। लेकिन चेहरा झुके जैसा दिखता था, उसके अंदर एक टावर रेजोनेंस भी था। इधर आयरन स्कीवर जो था इसका भाला सरिया, उससे भी ये रिफाइन कर रहा था। पूरा जो एनर्जी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा था वो पूरी तरह से गूंगा तो बेच नहीं पाता, लेकिन ठीक ठाक बेच दिया था। उसके बदले में ये गोल्ड मेटल एनर्जी जू खरीद लेता था। तो फिर से जू पिलर की तरफ बढ़ता है क्योंकि इसे और चाहिए था गोल्ड मेटल एनर्जी, ताकि सरिया को एक लेवल एटलीस्ट अपग्रेड कर सके। और जू अब फिर से चढ़ना शुरू करता है। अब जू चढ़ना शुरू करता है तो किंग क्यू भी चढ़ना शुरू करती है, क्योंकि जू के साथ तो भाई उसका कॉम्पिटिशन था। इवन जो लोग भी 3000 मीटर के ऊपर गए थे ना वो सभी चढ़ना शुरू करते हैं। और इस दौरान जो स्वॉर्ड से कोर्ट वाले थे वो पूरा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि जो भी डिसाइबल्स थे वो चोजन वन टाइप ही थे, तो ध्यान तो रहेगा ऑब्वियसली। देखो पिलर पे जो भी अच्छा करता है ना उसका नाम तो बन ही जाता है स्वॉर्ड सेज में। अगर वो दूसरा टेस्ट फेल भी हो गया तो भी उन्हें फ्यूचर में मौका रहता है कि स्वॉर्ड सेज बनने का। और लोग देख रहे थे कि जू अच्छा कर, और इनका भी ध्यान था कि क्या कोई 6000 मीटर आज पार करेगा। और देखते हैं कि अब वो पुराना जो रिकॉर्ड है 8100 मीटर वाला, जिसके करीब बहुत साल से लोग नहीं आ रहे हैं, क्या कोई आएगा।
कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ, मुझे लगता है किंग क्यू 6000 तो भाई ऊपर चली जाएगी और लगता है इसका ज़ू के साथ कुछ पंगा है। तो उस पंगे को ये और अपने को फ्यूल मतलब चार्ज करने में काम कर सकती है, तो कॉम्पिटिशन के चक्कर में कहीं क्या पता ये और ऊपर चली जाए। फिर वो एक बंदा जिसकी आँखें थोड़ी अलग है, मिडिल एज्ड मैन जैसा दिख रहा है, उसके बॉडी में भी कुछ अलग चीज़ें दिख रही है। मुझे तो पहले लगा कि वो नॉन ह्यूमन है, मैंने तो लगभग उसे मार ही दिया था। लेकिन वो 7 ब्लड आइज़ का बंदा है जो कि खुद का वेशभूषा बदल गया है। मतलब डाउट होता उन्हें फिर कि कौन है वो मतलब वो। और 7 ब्लड आइज़ के भी 2 लोग अच्छा कर रहे हैं। फिर ये बात करते हैं कि अभी तक वो बंदा इमॉर्टल आर्बिटर सोसाइटी वाला यानी ज़ैंग ज़ियून, वो भी तो तगड़ा है जो आया नहीं है। तो फिलहाल ये 10 लोग चढ़ रहे थे और उस पे भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ज़ू पहले नंबर पे था नहीं, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो रैनकोरसवेल को अपने सोल के अंदर लाता था और घोस्ट एम्परर उसे डिस्ट्रॉय कर देते थे। इधर किंग क्यू हर छलांग में 30 मीटर ऊपर जा रही थी। दूसरा एक वो यंग मैन था स्मॉल सेक्ट से, और उस यंग मैन ने नाक में रिंग पहना हुआ था जो कि रेडिश कलर का चमक रहा था, जो कि ज़ू किंग को सरपास कर चुका था। एक और वुमन थी जो कि बहुत तेज़ी से चढ़ रही थी और वो इमॉर्टल सोसाइटी की थी। वो भी 2 से ऊपर चली जाती है और सब मतलब अगर देखो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो सबसे कमज़ोर 8 से कोलिशन ही था। वो देखता बहुत सारे लोग उसके ऊपर जा रहे हैं, फ़र्क तो नहीं पड़ रहा था उसे। आराम से धीरे-धीरे चढ़ते रहता है। रैनकोरसवेल के अटैक को झेल रहा था, सोल बनने से रोक रहा था और सी ऑफ कॉन्शियसनेस में घोस्ट एम्परर उसे एब्ज़ॉर्ब कर रहे थे बेसिकली क्रश करने के बाद, और वो जानबूझ के स्लो मूव कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको रैनकोरसवेल मिल पाए। फिर पीछे से सीमा भी प्रकट होती, मतलब वो भी इसकी तरफ देखती। फिर वो मिडिल एज्ड मैन, वो काफ़ी खतरनाक दिख रहा था। ज़ू को जब सरपास करने लगता है उसकी तरफ देख, अब क्योंकि फर्स्ट नंबर पे वही था ना, तो सभी का ध्यान उसकी तरफ आता है। और ज़ू इस दौरान जब उसकी तरफ देखता है तो अपना एक मैसेज भेजता है डिवाइन विल से अपने परछाई को। परछाई उसे कुछ तो कन्फर्म करती है। तो ज़ू उसके बाद मतलब इस मिडिल एज्ड मैन की तरफ ध्यान से देखता है। तो ज़ू जब 3000 मीटर पे दोबारा से पहुँचता है, फिर से 19 रैनकोरस सोल को डिस्ट्रॉय कर चुका था। और भाई को आ रहे थे मजे कि इस बार तो पिछले बार से भी ज़्यादा मिल गए। पिछले बार 16 ही मिले थे। ज़ू खुश था, लेकिन स्वॉर्ड सेज वाले एल्डर्स खुश नहीं थे। उनको समझ में आ रहा था ये स्लो जानबूझ के जा रहा है। ऐसे तो भाई कॉम्पिटिशन में मज़ा नहीं आएगा। ये बहुत स्लो चढ़ रहा है। इन्हें कुछ मोटिवेशन देना पड़ेगा, बड़ा रिवॉर्ड वगैरह। 8100 मीटर वाला रिकॉर्ड भी ऐसे ही बना था जब हमने अच्छा खासा रिवॉर्ड वगैरह घोषित किया था। और इस दौरान वो मिडिल एज्ड मैन जो थे कल्टिवेटर स्वॉर्ड सेज वाले, वो बोलते हैं मैं देखना चाहता हूँ क्या कोई इस बार 9000 मीटर पे पहुंचेगा। वहां पर तो गॉड डोमेन वाले कल्टिवेटर की ऑरा है ना, जिसे घोस्ट एम्परर ने मारा था। ज़ू अभी तैयारी कर रहा था आगे बढ़ने का, तभी एक आवाज आती है ऊपर से पिलर से, स्वॉर्ड सेज कोर्ट से, कि जो भी पिलर में सबसे ऊपर चढ़ेगा इन 6 घंटों में, उसका रिवॉर्ड जो है भाई एक इंपीरियल क्लास की उसको टेक्निक मिलेगी, एनलाइटनमेंट का उसको मौका मिलेगा। ये बड़ी बात थी यार, क्योंकि ह्यूमन इंपीरियल क्लास टेक्निक मिलना बहुत मुश्किल होता था। भीड़ में भी एक हलचल मच जाती है। किंकियो की आंखों में एक लाइट सी चमकती है और वो जो बंदा था मिडिल ईस्ट मैन, वो वो भी बोलता है यार सही है। ज़ैंग से ह्यून जो कि अभी तक मेडिटेशन में बैठा था, उसकी आंखें अचानक से खुलती हैं। ज़ू भी इधर ऊपर की तरफ देखता है कि 6 घंटे हैं तो यार कमी है, तो मैं स्लो नहीं जा सकता। ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिलेगा रैनकोरस सोल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट पहले नंबर के लिए तो बैटल करना पड़ेगा। तो वो डिसीजन बना चुका था और तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। और इस समय 7 से 8 लोग थे जो कि ज़ू के ऊपर थे। किंग पहले नंबर पे जा चुकी थी और जो छोटे सेक्ट का वो बंदा था वो दूसरे नंबर पे था, और जो पॉक फेस्ड बंदा था मिडिल ईस्ट मैन वाला, जिसे लोग डार्क हॉर्स भी कह रहे थे, वो तीसरे नंबर पे था। और एक लेडी थी इमॉर्टल सोसाइटी वाली, वो चौथे नंबर पे थी। सीमारू 5वें पे। 6वें पे चर्च ऑफ डिपार्चर का एक बंदा था, और 7वें पर भी एक कोई छोटे सेट का ही बंदा था जिसने शायद नाक में रिंग या कुछ पहना था। लेकिन वो बंदा ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। 3900 मीटर उसका लिमिट था। बस वो बहुत तेज़ी से उसको पार कर जाता है। अब ज़ू 7वें पे आ चुका था और रुकता नहीं। रैनकोरसविल इकट्ठा हो रही थी और सी ऑफ कॉन्शियसनेस में डायरेक्टली जा रही थी, और ये कुछ कर नहीं रहा। क्रश करते जा रहा था बहुत फास्ट इसका जो घोस्ट एम्परर की औरत थी, और बढ़ते जा रहा था। अब जाकर के स्वॉर्ड सेज के जो एल्डर थे वो भी काफ़ी खुश होते कि चलो यार कुछ तो हो रहा है। इन यंग लोगों को कुछ तो देना पड़ता है, नहीं तो ये ऐसे आगे नहीं बढ़ते। और वो जो बंदा था ना जिसको ज़ू अभी सरपास किया था, वो बोलता है यार हमारे बीच में डिफरेंस काफ़ी। उसको मालूम था कि देखो ज़ू स्ट्रॉन्ग तो है, वो जानबूझ के स्लो जा रहा था और ज़ू तेज़ी से बढ़ते जा रहा था। पहले ये स्टडी करता था ना, ये जो रैनकोरस सोल इकट्ठा करते थे कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है उसको मालूम ही था घोस्ट एम्परर एब्ज़ॉर्ब कर ही रहा था वो ऑरा को। धीरे-धीरे ये 4500 मीटर पहुँच जाता है। यहाँ पर ना एक यंग मैन था जो कि ब्लैक ड्रेस में था, वो चर्च ऑफ डिपार्चर का था, और ज़ू इसे भी पास कर जाता है। उस बंदे को थोड़ा गुस्सा आता है, मतलब कोल्ड ऑरा उसके अंदर जमा होती है। ज़ू को फिर से सरपास करने को देखता है, मतलब तेज़ी से बढ़ता है। पहले बंदा काफ़ी फेमस था, चर्च ऑफ डिपार्चर ज्वाइन करने से पहले अपने क्षेत्र का ये चोज़न कल्टिवेटर हुआ करता था। लेकिन जब चर्च ऑफ डिपार्चर में एंटर किया तो वहाँ एक से एक तगड़े लोग थे। अब ये देख रहा था ज़ू धीरे-धीरे 4800 मीटर पहुँच चुका था और ज़ू देखता भी नहीं इसकी तरफ। 6वें नंबर पे आ चुका था। अब इसके ऊपर में सीमारू थी जो कि इस समय
मुश्किल से सांस ले पा रही थी। बस इस लड़के की आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। जो इस दौरान सीमा रोके भी ऊपर चला जाता है और 5100 मीटर पहुंच चुका था। वहां पर वो इमॉर्टल सोसाइटी वाली जो लड़की थी उससे इसकी मुलाकात होती है, जो कि चौथे नंबर पे थी। और ये लड़की का भी लगभग लिमिट हो ही चुका था। अब जू के आगे में जो ये लड़की थी, जू इसे भी पार कर चुका था। अब जू के आगे में 3 लोग थे। वो जो पॉक फेस्ट वाला बंदा था जिसको कि जू पहचान चुका था, और वो लड़की किंग क्यू, और बीच में वो लड़का था कानों में रिंग वाला, नाकों में रिंग वाला, माय बैड। लड़की बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रही थी, किंग क्यू अपना, और जो नोज रिंग वाला बंदा था ना वो तीसरे नंबर पे आ चुका था, क्योंकि वो जो पॉक फेस्ट वाला बंदा था जिसने अपना रूप बदला था, बहरूपिया बोल सकते हो, वो दूसरे नंबर पे जा चुका था। अज़ू का घोस्ट टेम्पल माउंटेन लगभग फुल होने वाला था, क्योंकि भाई अब ऑरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लेकिन एब्जॉर्ब तो करने के लिए समय चाहिए। तो जू का जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस था वो वाइब्रेट भी कर रहा था, लेकिन जू क्या करता ना, अपने पॉइजन कोर वाली ऑरा को एक्टिवेट करता, जो इसका तीसरा हेवनली पैलेस था, और तुरंत ही गॉड डोमेन कह के बोलता अपने आप वो ऑरा जो थी ये सोल वाली जो बन रही थी डिस्ट्रॉय हो जाती। और इस दौरान क्या होता ना, बेसिकली वो जो यंग मैन था जो चौथे नंबर पे चला गया था, क्योंकि जू ने उसे सरपास कर दिया, जू पर अटैक कर देता है और जू अपने ये पॉइजन कोर से डिस्ट्रॉय कर देता है उस ऑरा को, और अपने ऑरा को यूज करता है उस बंदे पे। वो बंदे की फट जाती है, सीधे जाके जमीन पे गिरता है पिलर से, और मरता तो नहीं लेकिन इंजर्ड हो चुका था। उसकी तरफ फिर भी एक बार देखता कि लौंडे बताता हूँ मैं तेरे को। जो 6000 मीटर को पार कर चुका था, और 150 मीटर ऊपर में वो पॉक फेस्ट मैन था, 300 मीटर में किंग क्यू थी, मतलब ये 2 लोग अब इससे ऊपर थे। अब जो पॉक फेस्ट मैन था ना, यानी बहरूपिया, वो ऐसा कंधे से ऐसा साइड तिरछी नजर से जू की तरफ देखता है और जो बोलता है, लंबा समय हो गया कप्तान आपसे मिले हुए। और जू को गुस्सा तो आ रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि इनके वजह से जो प्लम डॉग थी उन्होंने बहुत सारी चीजें इसको लेटर में भेजा था। कैप्टन थोड़ा गला साफ करते कंपटीशन करना चाहोगे छोटे भाई? अगर तुम जीत गए तो फिर तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम हार गए तो तुम्हें पैसा भी देना पड़ेगा, और प्लम डॉग के साथ जो मेरा मैटर हुआ है आर्च इमॉर्टल प्लम डॉग के साथ, वो तुम्हें सुलझाना पड़ेगा, नहीं तो मैं सेक्ट कैसे वापस जाऊंगा, तुम्हें मालूम है। जू समझ रहा था कैप्टन सीरियस तो है, तो बोलता है कि ठीक है। पहला कंपटीशन हुआ था फॉरबिडन सी में, इसमें जू जीत गया था और कप्तान को लड़की बनना पड़ा था, सी ज़ॉम्बी प्रिंसेस, अगर आपको याद हो तो। अब ये इनका दूसरा कंपटीशन था। जो किंग क्यू की स्पिरिचुअल ऑटोमेशन वाली सोल थी, जो घोस्ट साइड था ना उसके पास, उसके अंदर एक स्पिरिट था, जैसे कि अपने जू के पास है पैट्रियार्च बोलो या मास्टर फ्री स्पिरिट, तो वैसे ही। तो वो बोलती अरे ये तो मैड डॉग और घोस्ट लैंड आ चुके हैं तुम्हारे पीछे। वो बात कर रहे किसी कंपटीशन की कि कौन उनमें से पहले आएगा। उन्हें तो फर्क भी नहीं पड़ रहा कि तुम हो यहाँ पर या नहीं हो, क्यों ना हम इन्हें म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन में निपटा दें। म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन मतलब मैं भी शहीद और ये लोग भी शहीद, वैसा वाला। तो किंग क्यों बोलती है तुम बस म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की ही बात करो, शांत नहीं रह सकती। इस दौरान किंग क्यू की बॉडी से एक रेड ऑरा निकलती है और वो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू करती है, और 6600 मीटर को पार कर चुकी थी। लेकिन अब कैप्टन मूव करते हैं, ब्लू लाइट इनकी बॉडी से निकलती है और सीरियस हो चुके थे, और एक नस भी ऐसा दिखा रहा था भाई, और उसके अंदर खून लाल नहीं था बल्कि नीला था। आंखों में भी वो फिर से कुछ मैजिकल टेक्निक्स जैसी निशान बनते और बर्फ से 300 मीटर ऊपर जाते, और भी ऊपर जाते, और 6900 मीटर पहुंच चुके थे। मतलब किनक्यू को 300 मीटर से ज़्यादा से ऊपर से सरपास कर चुके थे। इस दौरान स्वॉर्ड से इसके एक एल्डर कैप्टन की तरफ देखते हैं कि एक फॉरबिडन नाइटमेयर मैजिक, अ टाउ ऑफ स्पिरिचुअल सीलिंग। इस बंदे के अंदर जो भी चीज़ है ना, मतलब किसी ने बहुत पावरफुल चीज़ को सील किया हुआ है इस बंदे के अंदर, जो भी है बहुत हाई लेवल की चीज़, एक डॉफिस्ट मैजिक से सील किया हुआ है। मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ कि क्या है उस सील के अंदर में। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता हूँ।